साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। मुंबई में डी कनेक्शन को लेकर इन दिनों खूब बवाल हो रहा है। बॉलीवुड और पॉलिटिशियन पर अक्सर डी लिंक होने के आरोप लगते रहे हैं, मगर किसी ने भी कभी खुलकर कुछ नहीं बोला। कहा तो ये भी जाता रहा है कि बॉलीवुड की 50% फिल्मों में डी गैंग का गैर कानूनी पैसा लगा होता है। अब अक्सर इस मुद्दे पर बॉलीवुड के लोग चुप ही रहते हैं, क्योंकि कोई भी अपना करियर और जान दोनों ही दांव पर नहीं लगाना चाहता। मगर इस बार एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे ने बॉलीवुड के डी कनेक्शन पर खुलकर बात की है और इतना तक कहा कि हम पर डी गैंग का इतना दबाव होता था कि हमें कई फिल्में ना चाहते हुए भी छोड़नी पड़ती थी। सोनाली बेंद्रे ने खुलकर बताया कि कई पॉलिटिशियन के भी रिश्ते डी गैंग से रहे हैं और वो अक्सर अपने गैर कानूनी रिश्तों से एक्टर और एक्ट्रेसेस को खूब नचाते रहे हैं। तो और क्या कुछ कहा सोनाली बेंद्रे ने, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो सोनाली बेंद्रे 90s की मशहूर अदाकारा रही हैं। सरफरोश, दिल जले और मेजर साहब जैसी हिट फिल्में सोनाली के हिस्से में रही हैं। सोनाली ने जब अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी तब बॉलीवुड पर डी गैंग का साया था। आधी से ज्यादा फिल्में डी गैंग के काले पैसों से बनी होती थी। सोनाली पहली बार 1994 में बड़े पर्दे पर नजर आई। सोनाली ने गोविंदा के साथ आग फिल्म में काम किया था। सोनाली बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस थी, जिसका खामियाजा भी उन्हें बहुत ज्यादा उठाना पड़ा। हाल ही में अपने OTT डेब्यू द ब्रोकन न्यूज के लिए इंटरव्यू में आई सोनाली बेंद्रे ने बताया कि 90s में बॉलीवुड में डी गैंग का आतंक सा था। कई फिल्मों में वो पैसा लगाते थे और कास्टिंग डायरेक्टर के जरिए मुझ पर कई बार दबाव बनाया जाता था कि मैं उन फिल्मों में काम करूं। सोनाली का कहना है कि कई बार तो ऐसा होता था कि मैं फिल्मों के लिए मना कर देती थी तो मुझ पर कई और तरह से दबाव बनाया जाता था। सोनाली के मुताबिक कई डायरेक्टर के कॉल आते थे, वो फिल्म नहीं करी तो करियर और जिंदगी तबाह करने की धमकी भी देते थे। अगर मैं तब भी नहीं मानती थी तो कई बार पॉलिटिशियन के फोन भी आते थे, वो हम पर दबाव बनाते थे। सोनाली ने यहाँ बिना नाम लिए कहा कि बॉलीवुड का ही नहीं बल्कि कई राजनेताओं के भी डी गैंग से सीधे ताल्लुक रहे हैं, जिसको लेकर हम पर खूब प्रेशर बनाया जाता था। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे ने अपने इस इंटरव्यू के दौरान इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन पर खुलकर बात की। सोनाली ने खुलासा किया कि उन्हें कई फिल्मों से सिर्फ इसलिए भी हाथ धोना पड़ा क्योंकि उन फिल्मों में गैर कानूनी पैसा लगा था। सोनाली ने कहा 90s के दशक में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अंडरवर्ल्ड के दबाव में काम करते थे। उस समय कई फिल्मों में गैर कानूनी तरीके से पैसा लगाया जाता था। हैरानी की बात यह है कि अगर इस मामले में सिनेमा जगत के लोग उनका साथ ना देते थे तो उनको काम भी नहीं मिलता था और कई तरह से दबाव भी बनाया जाता था और इसको मैंने खूब झेला है। सोनाली ने आगे बताया, मैं खुद को हमेशा उन फिल्मों से दूर रखने की कोशिश करती थी जिसमें इस तरह का पैसा लगा होता था और डी गैंग की वजह से मुझे कई अच्छी फिल्मों से भी हाथ धोना पड़ा क्योंकि मैं नजर में आ चुकी थी उनके। मैं हर बार गैर कानूनी पैसे वाली फिल्म को मना कर देती थी और दबाव के बावजूद भी मैं झुकती नहीं थी, तो मैं उनके सीधे टारगेट पर थी। सोनाली ने तो ये भी बताया कि मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ कि मैं कोई फिल्म साइन भी करती थी, शूटिंग भी कर लेती थी, लेकिन बाद में मेरा रोल किसी और एक्ट्रेस को दे दिया जाता था। इस दौरान कई बार मेरे साथ ऐसा भी होता था जब डायरेक्टर या फिर को एक्टर मुझे फोन कर सिचुएशन बताते थे और बताते थे कि उन पर डी वालों का दबाव है और इसी वजह से उन्हें फिल्म से बाहर किया गया है। सोनाली बेंद्रे ने यहाँ ये भी बताया कि वैसे तो उन्हें कैसे पता चलता कि किस फिल्म में किसका पैसा लगा है, मगर गोल्डी बहल से मुलाकात के बाद मुझे इन सब बातों की जानकारी होने लगी थी क्योंकि गोल्डी शुरू से ही फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखते आए हैं और इसी वजह से मुझे भी उन फिल्मों की जानकारी होती थी जिसमें गैर कानूनी पैसा लगा होता था। सोनाली बेंद्रे ने यहाँ पर बिना नवाब मलिक का नाम लिए कहा कि ऐसा नहीं है कि आपके कर्मों की सजा नहीं मिलेगी। हो सकता है कि आप कल पावर में थे मगर आज वर्तमान में आप कहाँ हैं, यही आपके असली कर्मा हैं। सोनाली ने कहा उस वक्त मेरे ऊपर दबाव बनाने वाले और मेरे साथ गलत करने वाले कई लोग आज जेल में भी बंद हैं, जो बताता है कि आप गलत करोगे तो आपको गलत ही मिलेगा। अब सोनाली ने अपने इंटरव्यू में किसी का नाम तो नहीं लिया, मगर नवाब मलिक भी इस वक्त जेल में हैं। सोनाली अपने इंटरव्यू में कई बार पॉलिटिशियंस का भी जिक्र कर रही हैं और मलिक को भी डी गैंग से लिंक के चलते ही पकड़ा गया है, तो हो सकता है सोनाली का इशारा नवाब मलिक की तरफ भी हो। तो सोनाली की बातें वाकई में हैरान करने वाली है। डी का इतना दबाव एक्ट्रेस को झेलना पड़ता है। अब सोनाली की बातों से साफ है कि बॉलीवुड और पॉलिटिशियन दोनों ही डी के दबाव में काम करते रहे हैं
और कई लोगों के तो डी से अच्छे और घनिष्ठ रिश्ते भी रहे हैं, जो कि एक तरीके से देश विरोधी काम है। तो आपको क्या लगता है, क्या सोनाली का इशारा नवाब मलिक की तरफ है? क्या सोनाली अपने इंटरव्यू में बार बार पॉलिटिशियन के तौर पर मलिक के डी कनेक्शन की बात कर रही है? आप सोनाली की बातों से कितना सहमत हैं? कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो एनसीबी की नई चार्जशीट से हर तरफ अफरा तफरी सी मची हुई है, खासकर उन आरोपियों में जो कि सीधे तौर पर सुशांत के ड्रग केस से जुड़े हैं। एनसीबी ने अपनी चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती, उसके भाई शौविक चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी के अलावा अन्य लोगों के नाम भी शामिल किए हैं और कोर्ट की तरफ से इस चार्जशीट पर 12 जुलाई को आरोप तय होंगे। अब अगर एक बार कोर्ट की तरफ से आरोप तय हो गए तो रिया, शौविक और पिठानी तीनों को ही कोर्ट में ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। कोर्ट की हर तारीख पर पेश होना पड़ेगा और जांच में पूरा सपोर्ट भी करना पड़ेगा। और खुदा न खास्ता आरोप सही पाए गए और दोष सिद्ध हो गया तो कोर्ट की तरफ से इन सभी के खिलाफ सजा का भी ऐलान किया जाएगा। तो जब से एनसीबी ने ये चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करवाई है, तब से ही रिया चक्रवर्ती खुद को बचाने के लिए इधर उधर हाथ पांव मार रही है। कई वकीलों से मिल रही है, कई वकीलों से बात कर रही है। बीच में खबरें आई थी कि रिया चक्रवर्ती गोपनीय तरीके से बिहार के पटना जाकर सुशांत के पिता से मिलने की भी प्लानिंग में है। वहीं अब खबरें आ रही है कि रिया चक्रवर्ती अपने भाई के साथ मुंबई की तलोजा जेल के पास स्पॉट की गई। जी हाँ, मुंबई में ऐसे पत्रकारों और पैपराजी की बड़ी संख्या है जो कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को अपने कैमरे में कैद करते हैं। तो अब मुंबई की पैपराजी की इस बड़ी सी टोली को पूरी खबर होती है कि आज कौन सा स्टार कहाँ जाएगा, तो वो सब वहीं पहुँच जाते हैं। चाहे वो जिम हो, अस्पताल हो या फिर कोई रेस्टोरेंट, पैपराजी हर जगह पहुँच जाते हैं और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को कवर करते हैं। अब इन्हीं में से किसी पत्रकार को खबर मिली कि रिया चक्रवर्ती आज तलोजा जेल के अंदर जाने वाली है। जी हाँ, एक बार फिर से गोपनीय तरीके से रिया अपने काम को अंजाम देने जा रही थी, मगर पत्रकारों को खबर लग गई कि रिया चक्रवर्ती अपने भाई के साथ जेल के अंदर किसी से मिलने जा रही हैं। अब तलोजा जेल के बाहर मौजूद पत्रकारों की माने तो इसी जेल में ड्रग केस का दूसरा मुख्य आरोपी सिद्धार्थ पिठानी भी बंद है और हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती अपने भाई के साथ जेल में पिठानी से ही मिलने गई हो। अब जेल में किसी से भी मिलने के लिए पहले जेलर की परमिशन लेनी पड़ती है। ये परमिशन 1-2 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले भी ली जाती है और कई बार इमरजेंसी में हाथों हाथ भी परमिशन लेने की कोशिश की जाती है और ये पूरी तरह जेलर पर डिपेंड करता है कि वो मिलने दे या नहीं। अब बाहर मौजूद पत्रकारों का दावा है कि ग्रे कलर की गाड़ी से एक लड़का और एक लड़की उतरे थे। कद काठी में लड़की बिल्कुल रिया चक्रवर्ती ही थी। हालांकि उस लड़की ने अपना पूरा फेस कपड़े से कवर कर रखा था और लड़के ने टोपी और मास्क से पूरा चेहरा छुपा रखा था, इसीलिए चेहरा तो दोनों का किसी ने नहीं देखा। मगर पत्रकारों का दावा है कि वो गाड़ी रिया चक्रवर्ती की ही थी और गाड़ी से उतरने वाले दोनों रिया और शौविक ही थे। पत्रकारों ने बताया कि इसी जेल में सिद्धार्थ पिठानी बंद है, जो खुद 2 दिन पहले कोर्ट में अपनी जमानत अर्जी को लेकर पेश हुआ था, मगर जमानत नहीं मिली तो पिठानी को इसी जेल में लाकर वापस बंद कर दिया गया और रिया भी इस जेल में हो सकता है कि पिठानी से ही मिलने आई हो। अब रिया, शौविक की पिठानी से मुलाकात हो पाई या नहीं हो पाई, जेलर ने दोनों को पिठानी से मिलने की इजाजत दी या नहीं दी, ये तो पता नहीं चल पाया, मगर इतना जरूर सामने आ रहा है कि दोनों जेल के अंदर करीब आधे घंटे तक रुके थे और आधे घंटे के बाद वैसे ही पूरा फेस कवर करके दोनों बाहर निकले और अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। अब भला रिया और शौविक का पिठानी से मिलने का मकसद क्या हो सकता है, इस बात को भी समझिए। तो सूत्रों की माने तो हो सकता है कि रिया पिठानी से एनसीबी के खिलाफ प्लानिंग करने गई हो। कोर्ट जब आरोप तय करे तो सबके बयानों में समानता होनी चाहिए और कोर्ट में मिलकर कैसे एनसीबी की चार्जशीट को गलत साबित करना हो, इसी को लेकर किसी तरह की बातचीत करने गई हो। वरना भला तलोजा जेल में जाने का रिया और शौविक का मकसद क्या हो सकता है? तो आपको क्या लगता है, क्या वो दोनों रिया शौविक ही थे? और अगर रिया शौविक थे तो दोनों तलोजा जेल में क्या करने गए थे? और सिद्धार्थ पिठानी से दोनों की मुलाकात का भला असल मकसद क्या हो सकता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।